हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की जो क्लास है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से 2025 तक बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2013 के अगर क्वेश्चन पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, मैजिनी कौन था? इसका आंसर होगा इटली का राष्ट्रवादी नेता। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखा हुआ है ना, और बीच में गैप है, तो एक पैराग्राफ चेंज करके आप लोग आंसर को उसके नीचे लिखिएगा। इससे क्या होगा, जो आप लोगों का जो कॉपी चेक किया जाएगा ना जहाँ पे, उसको ये चीज़ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और आप लोगों को वो नंबर भी सही ढंग से देगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखा और वहीं से उत्तर लिखना चालू कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ओड हो गया है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। और इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आंसर लिखता तो सब है, लेकिन सबको पूरा का पूरा जो है वो नंबर नहीं मिल पाता। इसका कहीं ना कहीं कारण जो है, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी चीज़ें करनी है वो ध्यान से करनी है, लिखनी है। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इटली के एकीकरण में गैरीबोल्डी की भूमिका लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, गैरीबोल्डी ने रेड शर्ट सेना बनाकर दक्षिणी इटली को जीता और एकीकरण में सहयोग किया। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे 2013 के बाद 2015 है, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर से 2014 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और 2015 में पूछा गया। एक साल का गैपिंग हो गया था यहाँ पे। वो बोर्ड की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अपनी योजना पे काम करते हैं, है ना। तो 2015 का क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, ब्लड एंड आयरन की नीति किसकी थी? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाकर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध किए और प्रशा के नेतृत्व में 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। अब यहाँ पे देखिए 2015 के बाद 2017 है, तो 2017 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है वो है, राष्ट्रवाद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना, यही राष्ट्रवाद है। लेकिन इससे फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर प्रभाव लिखिए। इसका आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा मजबूत किया और जनता को एक नई पहचान दी। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं, राष्ट्र की अवधारणा का विकास, पहली बार राष्ट्र को जनता की सामूहिक शक्ति के रूप में देखा गया, न कि राजा के अधिकार के रूप में। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति, लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना विकसित हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन आदर्शों ने सामाजिक भेदभाव को कम किया और लोगों को एकजुट किया। नागरिक अधिकारों की स्थापना, लोगों को समान अधिकार मिलने और शासन में भाग लेने लगे। सामंती व्यवस्था का अंत, सामंतवाद समाप्त होने से समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिली। राष्ट्रवाद का प्रसार, नेपोलियन बोनापार्ट ने इन विचारों को यूरोप के अन्य देशों में फैलाया, जिससे वहां भी राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ। निष्कर्ष,
इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव रखी। अब एक चीज आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं जो यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन जो है एक पैराग्राफ चेंज करके नीचे से आंसर देना है। दूसरी बात है, जब इसके प्रभाव को अगर हम लिखना प्रारंभ करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, उसके प्रभाव को उसके नीचे वाले पैराग्राफ से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है। और जो इन सभी पे आप जो लिखिएगा इसके प्रभावों को, जैसे राष्ट्र की अवधारणा का विकास, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, नागरिक अधिकारों की स्थापना, सामंती व्यवस्था का अंत, राष्ट्रवाद का प्रसार, तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको ये लगे जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में किस किस प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। तो हमने यहाँ इसको थोड़ा सा मोटा कलर में लिखा है, गाढ़ा में लिखा है, तो आप भी इसी तरह से लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का निष्कर्ष होता है, आपको निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। 2017 के बाद फिर एक साल गैप हुआ है, 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। वेरी शॉर्ट, वियना कांग्रेस कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा, वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में नेपोलियन युद्धों के बाद शांति स्थापित करना और पुरानी राजशाही व्यवस्था अर्थात राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। तो वियना कांग्रेस का मेन मकसद यही था। फिर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी शॉर्ट, यूगेस्पो गैरिबोल्डी किस देश के थे? तो वो इटली के थे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, 1848 की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये क्रांतियां मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में हुई। इन क्रांतियों के प्रमुख कारण, देखिए अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे। आप लोग दो पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, एक ब्लैक का और एक ब्लू का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। और तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है, राजनीतिक असंतोष, निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक कठिनाइयां और राष्ट्रवादी भावनाओं का बढ़ना, जनता अधिक स्वतंत्रता, समानता और संविधान की मांग कर रही थी। अट- फ्रांस में 1848 की क्रांति के बाद राजा लुई फिलिप को हटाकर गणराज्य की स्थापना की गई। जर्मनी और इटली में भी लोगों ने एकीकरण और संविधान की मांगों को मांग की, लेकिन वहां क्रांतियां अधिक सफल नहीं हो सकी। हालांकि अधिकांश क्रांतियां तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लोग अब निरंकुश शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। इन क्रांतियों ने आगे चलकर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विकास की नींव मजबूत की। देखिए यहाँ भी निष्कर्ष है, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसका निष्कर्ष हमें जरूर लिखना है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, 1848 की क्रांतियां यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार का महत्वपूर्ण चरण थे। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के तरफ से, वो वेरी शॉर्ट में क्या है, राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मेजिनी। अब यहाँ पे देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इटली के एकीकरण के क्या कारण बताइए। इटली के एकीकरण के कारण बताइए। इसका आंसर होगा, इटली के एकीकरण के प्रमुख कारण इस प्रकार थे, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, देश में स्वतंत्रता और एकीकरण की इच्छा,
जुसेप्पे मेजिनी का योगदान, काउंट कैमिलो दी काबूर की कूटनीति और राजनीतिक प्रयास, जूसेप गॉरिबोल्डी के सैन्य अभियान, ऑस्ट्रिया के प्रभाव और नियंत्रण का विरोध। तो ये इसका आंसर रहा। उसके बाद 2023 में देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है काबूर कौन था। तो ये इटली का प्रधानमंत्री था, तो इसका आंसर लिखना है इटली का प्रधानमंत्री। इसका जो लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन है तो वो क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। आंसर इसका लिखना है जर्मनी के एकीकरण 19वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। उस समय जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और इन पर प्रमुख रूप से प्रसा ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। राष्ट्रीय एकता की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी और एकीकृत जर्मनी की मांग तेज हो गई। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाई और कूटनीति पर युद्ध दोनों का सहारा लिया। सबसे पहले प्रसा ने डेनमार्क के साथ युद्ध किया और कुछ जर्मन क्षेत्रों पर अधिकार किया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ जिसमें प्रसा की विजय हुई और जर्मन संघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके बाद 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी प्रसा की विजय हुई और जर्मन राज्यों में राष्ट्रीय एकता भावना और मजबूत हो गई। अंततः 1871 में वायसराय के महल में जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ और जर्मन सम्राट के रूप में विलियम प्रथम, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो जर्मनी के एकीकरण का जब कार्य पूरा हुआ तो जर्मन सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। इसका निष्कर्ष है इस प्रकार बिस्मार्क की नीतियों, युद्धों और राष्ट्रीय भावना के कारण जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ और एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन में जब आप उसका आंसर दीजिएगा तो आपको निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। और 2024 और 25 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस टाइप से था, यंग इटली संगठन किसने बनाया? मेजिनी। इसका शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रवाद के विकास के कारण लिखें। राष्ट्रवाद के विकास के कारण लिखें। इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण इस प्रकार थे, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रभाव, स्वतंत्र समानता और बंधुत्व की भावना, वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी नीति, औद्योगिक क्रांति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, शिक्षा और संचार संसाधनों का विकास, विदेशी शासन और अत्याचार के विरुद्ध असंतोष। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इटली और जर्मनी के एकीकरण की तुलना कीजिए। इसका आंसर होगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में कई समस्याएं और कुछ अंतर पाए जाते हैं। दोनों देशों का एकीकरण 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम था। समानताएं क्या थी? तो दोनों देशों में एकीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय भावना से मिली। दोनों देशों में एकीकरण में शक्तिशाली राज्यों के नेतृत्व किया, इटली में पिडमाउंट और जर्मनी में प्रसा। दोनों में प्रमुख नेताओं की भूमिका रही, जैसे इटली में काउंट कैमिलो दी काबूर और जर्मनी में ऑटो वान बिस्मार्क। दोनों एकीकरण युद्ध और कूटनीति के माध्यम से पूरा हुआ। अब इसका जो अंतर है उसको अगर हम देखें तो इसमें क्या अंतर था, इटली का एकीकरण अधिक क्रांतिकारी आंदोलनों और जन आंदोलनों से जुड़ा था, जबकि जर्मनी का एकीकरण मुख्यतः राज्य शक्ति और कूटनीति पर आधारित था। इटली में जूसेप गैरिबोल्डी जैसे क्रांतिकारियों की भूमिका थी, जबकि जर्मनी में बिस्मार्क की नीतियां प्रमुख थे। जर्मनी का एकीकरण अपेक्षाकृत अधिक संगठित और शीघ्र हुआ, जबकि इटली का एकीकरण धीरे धीरे पूरा हुआ। इसका जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है वो ये है, दोनों देशों का एकीकरण राष्ट्रवाद की जीत था, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग परिस्थितियों और तरीकों से पूरा हुए। अब यहाँ पे
इंग्लिश में भी जो है, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आंसर लिखा गया है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो इसको आसानी से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके, रोक के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो चैप्टर है, ये आज चैप्टर 1 आज समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। और इसके बाद जो है वो चैप्टर 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद। और कल से इसका भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आप लोग पूरे क्लास को देखिए।